हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षाकुल पीसीएस क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सितंबर के करंट अफेयर्स। तो आज हम इस वीडियो में सितंबर के सारे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। और आई होप अब बिकॉज आप लोगों के एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ गए हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी सारी चीज़ें ग्रैब अप करना शुरू कर दीजिए बिकॉज बहुत ही कम टाइम बचा है। तो चलिए आज का हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे पहले करंट अफेयर की ओर कि क्या है वो खबर। और वो खबर है कि इस बार जो लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला अवार्ड दादा साहिब फाल्के का, वो मिला हमारी अभिनेत्री वहीदा रहमान जी को। तो इसमें से सवाल बन सकता है डायरेक्ट कि इस बार हमारा वहीदा रहमान का हमारा दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किसको मिला। तो वहीदा रहमान को मिला, ये इसका आंसर है। पहले मैं आपको इस अवार्ड के बारे में बता देती हूँ कि जो दादा साहिब फाल्के थे इनके नाम पर अवार्ड दिया जाता है बिकॉज ऐसा माना जाता है कि ये फादर ऑफ बॉलीवुड है। बिकॉज हमारी जो फर्स्ट मूवी थी राजा हरिश्चंद्र वो इन्होंने ही डायरेक्ट की थी, राइट। और हर साल ये अवार्ड किसी एक सेलिब्रिटी को दिया जाता है अब उनके पूरे लाइफ टाइम अचीवमेंट को लेकर। तो इस बार ये जो मिला है ये मिला है वहीदा रहमान को। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 26 सितंबर 2023 को घोषणा की कि प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को नववर्ष 2021 के लिए 53वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यानी कि इस बार जो ये अवार्ड दिया गया वो 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड था, राइट। तो ये जो अवार्ड है ये 1960 से चले आ रहे हैं सॉरी ये 1969 से चले आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ये 53rd अवार्ड था। और हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। भारतीय सिनेमा जगत का ये सर्वोच्च सम्मान वहीदा रहमान को 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया गया, राइट। तो एक बार आप लोग इसको चेक कर लेना कि कब पहला दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला था। आई थिंक 1959 या 1969 में ये अवार्ड दिया गया था। तो इस बार ये अवार्ड मिला वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान ने वर्ष 1971 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। यानी कि इनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन 1971। और 1972 में वहीदा को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और वर्ष 2011 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो यानी कि इन्हें बहुत सारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड्स जो हैं वो मिल चुके हैं। वहीदा रहमान को फिल्म गाइड जो कि 1965 में यानी कि 1965 में आई थी और नीलकमल जो कि 1968 में आई थी, ठीक है, में अपनी भूमिकाओं के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया था। यानी कि इन फिल्मों के लिए इन्हें फिल्म फेयर का भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल चुका है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। जैसे कि हाँ मैंने अभी बताया कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात होती है और ये हर साल किसी एक जने को ही दिया जाता है। इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा ही दिया जाता है। और फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रस्तुत किया जाता है, राइट। चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। तो क्या है हमारा अगला करंट अफेयर? भारत में जलवायु निवेश के लिए वित्तीय संसाधनों पर रिपोर्ट जारी की गई। कभी रिपोर्ट आई? ये रिपोर्ट आई अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने 26 सितंबर 2023 को भारत में जलवायु निवेश के लिए वित्तीय संसाधनों पर एक रिपोर्ट जो है वो जारी की थी। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या रहे वो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु थे कि भारत ने जलवायु कार्रवाइयों में उल्लेखनीय प्रगति की है जिससे 2030 से पहले राष्ट्रीय निर्धारित योगदान को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने जलवायु कार्रवाइयों में यानी कि काफ़ी अच्छी हम लोगों ने जो डेवलपमेंट है वो कर ली है। और इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसका बेनिफिट ये हुआ है कि हम 2030 से पहले ही राष्ट्रीय निर्धारित योगदान को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यानी कि हम उस एक वे में चले गए हैं। जो भी हमारे एजेंडाज थे 2030 को लेकर हम उसकी ओर अग्रसर हो चुके हैं। भारत नवीकरणीय ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर है, ठीक है। यानी कि हम लोग न्यू एनर्जी फॉर्म करने के लिए जो है हम लोग 4th कंट्री बन चुके हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक ने 2015 में प्राथमिकता क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर में ऋण संबंधी यानी कि लोन रिगार्डिंग योजना में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को शामिल किया था, राइट। हरित बॉन्ड जारी किए जाने के बाद
भारत ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे सबसे बड़े हरित बॉन्ड विकसित किए हैं। ये मैं आप लोगों को इसके रिपोर्ट के मुख्य बिंदु बता रही हूँ जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में किसी भी तरह से क्वेश्चंस फॉर्म करके। तो निजी निजी कंपनियों और सार्वजनिक कंपनियों द्वारा 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए हैं। और रिपोर्ट के अनुसार 26वें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि 26th इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंजिंग समिट जो हुआ था, उसमें भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंचामृत प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया गया था, राइट। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन बस का शुभारंभ। हमारे इंडिया में अभी तक ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन बस नहीं चलती थी, जो कि सितंबर में लॉन्च की गई है। इंडिया की फर्स्ट ईंधन बस जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ, तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, बिकॉज ये हमारी नई टेक्नोलॉजी है और हम लोग कैसे इसके थ्रू अपने फ्यूल का या अपने कुछ ऐसे संसाधनों का बचत कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन बस के थ्रू। तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 25 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में इंडिया गेट से देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस को हरी झंडी दिखाई। तो ये डेट याद रखना कि 25 सितंबर 2023 को जो है ये बस जो है इनॉग्रेट की गई। ये बसें 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक यानी कि ज़ीरो कार्बन एमिशन जो है इससे रहेगा, यानी कि ज़ीरो कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं और भारत के लक्ष्य की दिशा में एक सकारात्मक ये कदम है। इंडियन ऑयल ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली 15 बसों के परिचालन परीक्षण की शुरुआत करने की पहल जो है वो की है। इस नई तकनीक से क्या क्या होगा एक बार हम वो भी पढ़ लेते हैं। इस नई तकनीक के प्रदर्शन और स्थायित्व के मूल्यांकन के लिए सभी बसें 3 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी जो है वो तय करेंगी। ईंधन सेल बस को बिजली देने के लिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और वायु का उपयोग करता है और बस से निकलने वाला एकमात्र अपशिष्ट पानी है। ये पारंपरिक बसों जो पेट्रोल और डीजल से चलती हैं उनके मुकाबले पर्यावरण के काफ़ी अनुकूल है, ठीक है। यानी कि जो भी हमारी अभी तक बसें चलती आ रही थी जो पेट्रोल और डीजल से चलती हैं, उनके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये हमारे जो ये बसें हैं जो अब लॉन्च की गई हैं ये काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली हैं उनके कंपैरिजन में, राइट। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है, राइट, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हमारे नेचर के क्लोज है, यानी कि वो कुछ भी हार्मफुल एमिशंस नहीं देता है हमारे एनवायरनमेंट पे, जिससे भारत के डीकार्बनाइजेशन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करने की अपार क्षमता है। तो ये भी सही है, क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि हम ऐसे ग्रीन बसेस को जब हम यूज़ कर रहे हैं और उनसे कोई भी ऐसा पॉल्यूशन बाहर नहीं आएगा, तो यानी कि हमारा जो लक्ष्य है कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को साफ रखें, तो वो हमारा लक्ष्य पाने में मदद होगी। 2050 तक हाइड्रोजन की वैश्विक मांग 4 से 7 गुना बढ़कर 500-800 मिलियन टन होने की संभावना है। यानी कि अभी हम लोगों की जो वैश्विक मांग है हाइड्रोजन को लेके, तो ऐसा माना जा रहा है कि हम लोग 2050 तक उसको और ज़्यादा उसकी मांग हमारे लिए बढ़ जाएगी, क्योंकि हम अभी देखते हैं अभी हाइड्रोजन की बसेस उतनी है नहीं, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, या हर कंट्री में भी अगर हम देखें तो बहुत कम जगह पर लॉन्च की गई है। तो जब भी हम देखें कि जब भी किसी चीज़ की प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसमें लगने वाली जो लागत है उनका भी प्रोडक्शन, उनकी भी मांग जो है बढ़ती है। तो जब भी अब आने वाले टाइम में इस तरह की बसेस का या इस तरह की कार का जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन की वैश्विक मांग जो है वो 4 से 7 गुना बढ़कर, यानी कि जो अभी मांग है उसके कंपैरिजन में मल्टीप्लाई बाय 4 या मल्टीप्लाई बाय 7 बढ़ने वाली है, जिस बढ़कर उसकी जो क्वांटिटी है वो 500-800 मिलियन टन हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023, तो क्या है एक बार हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। ये है बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023। भारतीय अधिवक्ता परिषद द्वारा 23-24 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां नामक विषय पर अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। तो पहले हम जान लेते हैं कि क्यों ये सम्मेलन जो है वो किया गया था। तो न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां, यानी कि हमारे लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट
होते हैं तो उसके सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं, उसको लेके ये सम्मेलन जो है अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन था, यानी कि इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस थी। ये सम्मेलन किया गया था और इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न कानूनी विषयों पर सार्थक संवाद और चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस सम्मेलन का मोटिव क्या था? इस सम्मेलन का मोटिव था कि जो भी हमारी अलग अलग कानूनी विषय हैं, ठीक है, जो हमारे जस्टिस सब्जेक्ट जो हैं, उन विषयों पर सार्थक संवाद यानी कि एक अच्छा कम्युनिकेशन हो और लोग उनके बारे में डिस्कस करें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे सोसाइटी में जस्टिस को लेके, लॉज को लेके, या जो भी हम लोग अमेंडमेंट्स करते हैं उनको लेके। सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार तथा अनुभवों का आदान प्रदान किया गया था। ठीक है, यानी कि सम्मेलन में नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनके बारे में आदान प्रदान किया गया, यानी कि लोगों ने आपस में उनको डिस्कस किया और उनसे जो भी कंक्लूजन निकले वो उन्होंने आपस में शेयर किए। कानूनी विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ को इस सम्मेलन में मजबूत किया गया। ओके, यानी कि इसमें हम लोगों ने क्या, सम्मेलन में क्या हमारा निष्कर्ष निकला कि जितने भी हमारे लॉ रिलेटेड टॉपिक हैं उन पर एक इंटरनेशनल, क्योंकि काफ़ी जगह जगह से लोग आए थे, तो इंटरनेशनल सहयोग से क्या हुआ कि लोगों को इसके बारे में एक अच्छी समझ मिली। और देश में पहली बार आयोजित इस सम्मेलन में उभरते कानूनी प्रचलन, सीमा पार मुकदमेबाजी में चुनौतियों, कानूनी प्रौद्योगिकी, पर्यावरण कानून और आदि विषयों पर चर्चा की गई। यानी कि इन जो मैंने यहाँ पे आपको टॉपिक्स बताए कि एक तो पहली बार इस तरह से कोई भी सम्मेलन किया गया हमारे कानून को लेकर, तो उस सम्मेलन में क्या हुआ कि जो भी कानूनी प्रचलन है, ठीक है, सीमा पार मुकदमेबाजी में जो चुनौतियां हैं, यानी कि कोई भी ऐसा केस आता है कि जो हम किसी आउट ऑफ इंडिया हम उसका मुकदमा करते हैं, या कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई कानून आता है, या हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई कानून आता है, उनमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या उनमें होना चाहिए, इन विषयों पर जो है चर्चा की गई। कार्यक्रम में प्रतिष्ठित न्यायाधीशों, कानूनी पेशेवरों और वैश्विक कानूनी पृष्ठभूमि के नेताओं ने जो है भाग लिया था। तो इससे क्या सवाल बन सकते हैं, एक बार आप लोग जरूर देख लें। यही सवाल बनेंगे कि ये सम्मेलन किस लिए हुआ और क्या इसका उद्देश्य था और किसने इसका उद्घाटन किया। तो पीएम मोदी ने किया। इसका पूरा नाम पढ़ के जाएं, इसका आप एम पढ़ के जाएं। ठीक है, इसका सब्जेक्ट क्या था? इसका सब्जेक्ट था न्याय वितरण प्रणाली में उभरती हुई चुनौतियां। ये इसका जो है पूरा सब्जेक्ट था। ठीक है, इस या तो ये सवाल आ सकता है कि न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियों को लेकर कौन सा सम्मेलन किया गया। तो इस सम्मेलन का नाम था अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023। और इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। अगला हमारा जो करंट अफेयर है वो है कि एशियन गेम्स 2023 में महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, अब क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम हर मंथ में कोई ना कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो इस मंथ में भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, तो इनको एक बार देख लेते हैं। क्योंकि किसी भी मंथ से किसी भी स्पोर्ट को लेके जो है क्वेश्चन जो है आपके पेपर में बन सकता है, राइट। तो 19वें एशियाई खेलों में 25 सितंबर 2023 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 19 रनों से हराकर स्वर्ण पदक जो है वो जीता था। इस जीत के साथ ही एशियाई खेल के क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने अपना पहला पदक जीता। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में पहली बार भाग लिया था। ठीक है, तो भारतीय क्रिकेट टीम यानी कि खासकर महिला की, इन्होंने पहली बार एशियाई खेलों में भाग लिया था। एशियाई खेलों के 2010 और 2014 संस्करण में क्रिकेट खेला गया था, परंतु भारत ने इस आयोजन में भाग नहीं लिया था। यानी कि इससे पहले जो एशियाई खेल हुए थे 2010 और 2014 में, उसमें क्रिकेट तो खेला गया था, लेकिन इंडिया ने इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था, यानी कि इंडिया इसमें नहीं खेला था। अगला हमारा करंट अफेयर है, या इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि इटली के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्जियो नेपोलिटानो का निधन हुआ था। तो ये सवाल आ सकता है कि जॉर्जियो नेपोलिटानो किस देश से बिलोंग करते थे या किस देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इसमें आपको इनका नाम पता होना चाहिए। इटली के राष्ट्रपति थे और इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं, बिकॉज हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए ताकि वो हमारे माइंड में सिलेबस जब हम पढ़ें तो वो रहे। तो पूर्व कम्युनिस्ट नेता और 2006 से 2015 तक इटली के राष्ट्रपति रहे जॉर्जिया नेपोलिटानो का 22 सितंबर 2023 को रोम में निधन हो गया और ये 98 ईयर्स के थे, राइट। तो इन्होंने लगभग 10 साल तक जो है अपना शासन चलाया, राष्ट्रपति रहे ये इटली के। और
जॉर्जिया जो थे वो इटली के 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी कि इनसे पहले कभी भी किसी भी व्यक्ति को लगातार 2 बार राष्ट्रपति नहीं चुना गया। और ये इटली के जो थे 11वें राष्ट्रपति थे। कौन से थे? 11वें राष्ट्रपति। देखो ये मैं आप लोगों को जो छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ ना पॉइंट्स में, इनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों, क्योंकि जैसे एक सवाल बन सकता है कि हु इज द ओनली प्रेसिडेंट हु हैज बीन अपॉइंटेड ट्वाइस। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति जिनको 2 बार चुना गया, तो इटली में, तो उसमें आपको जॉर्जियो का नाम लिखना पड़ेगा। जॉर्जियो इटली के राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले पहले कम्युनिस्ट नेता भी हैं, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे और कम्युनिस्ट राष्ट्रपति पद पर ऐसे नेता पहली बार कोई बना था जो कम्युनिस्ट नेता हो। ठीक है, तो ये मैं जो आपको बता रही हूँ इनमें से ही क्वेश्चंस बनते हैं। ग्रेटर नोएडा का ये आप लोग एक बार अच्छे से देख लें, बिकॉज ये यूपी का क्वेश्चन है। ठीक है, और आप अगर यूपी पीसीएस के लिए जो है प्रिपेयर कर रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी भारत 2023 का आयोजन किया गया था। तो बाइक रेसिंग चैंपियनशिप हुई थी और इसका नाम था मोटो जीपी भारत। तो ये आप लोगों को एक बार जो है याद रखना पड़ेगा कि ये थी मोटो जीपी। ये मोटो जीपी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसको मोटो जीपी 2023 भी कहा जाता है या मोटो जीपी भारत 2023 भी कहा जाता है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन बच्चों ग्रेटर नोएडा में हुआ था और इस जगह का नाम था बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। ठीक है, ये 22 से 24 सितंबर 3 दिन का ये आयोजन था। 22, 23 और 24 सितंबर को किया गया था और ऐसा मानना है या ऐसा हुआ है कि मोटो जीपी का आयोजन देश में पहली बार किया गया था। राइट, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में खबर बनती है क्योंकि मोटो जीपी का आयोजन देश में पहली बार किया गया था। तो इससे सवाल बन सकता है क्योंकि ये कोई भी ऐसी चीज़ होती है या कोई भी इवेंट होता है जो देश में पहली बार होता है या देश का कोई पर्सनालिटी उसको कहीं बाहर जाके कोई इवेंट को पहली बार कवर करता है तो वो अपने आप में सवाल बन जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पर मोटो जीपी हुआ था? तो ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था, यूपी के ग्रेटर नोएडा में। कब हुआ था? ये 22 से 24 सितंबर को आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन किसने किया था? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। मोटो जीपी में विश्व की 41 टीमों और 82 राइडर्स ने भाग लिया था। ठीक है, इस चैंपियनशिप का नाम पहले इंडियन ग्रा प्री था जिसे बदलकर मोटो जीपी कर दिया गया, यानी कि इसका नाम था इंडियन ग्राम प्री और इसमें हमने ग्राम का जी ले लिया और प्री का पी ले लिया, इसका हमने नाम बदलकर कर दिया मोटो जीपी भारत। राइट, और 5.01 किलोमीटर यानी कि 5.01 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मोटो जीपी की 120.24 किलोमीटर की रेस हुई। मोटो जीपी की एक रेस करीब 100 से 130 किलोमीटर की होती है जो लगभग 45 मिनट तक चलती है। तो अब इसमें सवाल ये बन सकते हैं कि मोटो जीपी की रेस लगभग कितने किलोमीटर की होती है जिसमें आपको 100 से 23 पर टिक करना होगा, या मोटो जीपी का एक्चुअल नाम पूछा जा सकता है जिसका नाम है इंडियन ग्राम प्री। इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और कहाँ पर हुआ था? ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था। तो ये 2-4 सवाल हैं जो इससे बन सकते हैं, ये आप लोग जरूर याद रखें। अगला है कि प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास। ठीक है, तो भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया का त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ था। भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS सहाद्री ने 20 से 21 सितंबर 2023 को रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के जहाज़ों और विमानों के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतीय नौसेना से जुड़ी हुई ये खबर है। इससे सवाल इस तरह से बन सकते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि 20 से 21 सितंबर को रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना के जहाज़ों और विमानों के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में हमने भाग लिया है। तो ये आ सकता है कि त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास जो हुआ था उसमें इंडिया ने किन 2 कंट्रीज के साथ भाग लिया, तो जिसमें आपको आंसर आ सकता है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो कंट्रीज के नाम है ये इंटरचेंज हो सकते हैं, कहीं पर आपको इंडिया इंडोनेशिया या जापान दे दे, ऑस्ट्रेलिया जापान दे, मतलब इस तरह से कंट्रीज के नाम चेंज हो सकते हैं। तो वो आप लोग एक बार याद रखना कि किस किस कंट्रीज के साथ जो है ये अभ्यास किया गया। तो ये त्रिपक्षीय अभ्यास जो था ये 3 समुद्री देशों को अपनी साझेदारी को मजबूत करने और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। यानी कि इसका मोटिव ये था कि ये जो 3 समुद्री देश हैं, ठीक है, इंडोनेशिया,
ऑस्ट्रेलिया, भारत, इनका नेवी रिलेशन, सॉरी, इनके जो नेवी आर्मी ऑफिसर्स हैं इनमें रिलेशंस अच्छा हो। हमारा जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, यहाँ पर जो हम लोग महासागर के आसपास रहने वाली कंट्रीज हैं, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हमारी जो है मजबूती बने, हम लोग आपस में लड़े ना, हम दोनों कंट्रीज में जो है आपस में लड़ाई ना हो। इस अभ्यास में भाग लेने वाली नौसेनाओं को एक दूसरे के अनुभव और विशेषज्ञता से लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया। यानी कि हम लोगों ने इस चीज को अलाउ किया कि वो हमारे नौसेनाओं को और हम उनके नौसेनाओं वाले अनुभवों का और उनकी विशेषज्ञताओं का हम लोग एक बार अवसर प्रदान कर सकें, यानी कि हम जान सकें कि उनके पास क्या अनुभव है, वो जान सकें हमारे पास क्या अनुभव है, राइट। अभ्यास में चालक दल के प्रशिक्षण और अंतर संचालनीयता को बढ़ाने के लिए जटिल सामरिक और युद्ध अभ्यास और हेलीकॉप्टरों की क्रॉस डेक लैंडिंग आयोजित की गई। ये सब जो है मैंने यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, ये सब उस इवेंट के बारे में है। इससे 2-4 सवाल इन कंट्रीज को लेकर ही बनेंगे, आपको इनके नाम याद रखने हैं और कब ये इवेंट हुआ 20 से 21 सितंबर को, ये आपको याद रखना है क्योंकि इससे जो है क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगला है स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट। ये 2023 की रिपोर्ट है और ये सितंबर 2023 में जो है लॉन्च की गई थी। तो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, पहली बात तो आप लोग IRF का जो है फुल फॉर्म याद कर जाए। IRF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, ठीक है, मैंने जो यहाँ पर लिखी हुई है। इसको स्टेट ऑफ द राइनो भी बोलते हैं, सॉरी, इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट। स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट प्रतिवर्ष सितंबर में ही प्रकाशित की जाती है, यानी कि जो रिपोर्ट है ये हमेशा सितंबर में ही पब्लिश की जाती है। ये रिपोर्ट अफ्रीका और एशिया में 5 प्रकार के जीवित जो गेंडा प्रजाति हैं उनके वर्तमान जनसंख्या अनुमान एवं रुझान को दर्शाती है। यानी कि ये जो रिपोर्ट है ये हर साल सितंबर में आती है और ये अफ्रीका और एशिया में, ठीक है, इन 2 कॉन्टिनेंट्स में जितने भी 5 प्रकार के लाइव जो राइनोज हैं यानी कि गेंडा हैं, उनकी प्रजातियों में उनकी कितनी अभी जनसंख्या है, उनकी क्या पॉपुलेशन है, उसका एक अनुमान लगाते हैं और उसको हम दर्शाते हैं इस रिपोर्ट के थ्रू कि कितने टाइप के सॉरी जो 5 टाइप के राइनोज हैं उनकी 5 कैटेगरीज में कितने कितने राइनोज जो हैं अभी लिविंग हैं यानी कि जीवित हैं। इन गेंडों के 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है अफ्रीका में सफेद और काला गेंडा, और एशिया में भारतीय गेंडा, जावा गेंडा और सुमात्रा गेंडा, यानी कि ये 5 तरीके के गेंडे होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन यानी कि IRF की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है बच्चों। इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन टेक्सास स्थित एक संस्था है, यानी कि ये जो IRF जो है ये अमेरिका में एक संस्था है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। ये जो मैं आपको टर्म्स बताती हूँ ना कि ये इसकी स्थापना कब हुई थी या ये कब लागू हुआ था, ये वाले जो है क्वेश्चंस आपको याद रखने होते हैं क्योंकि इसी में से जो है क्वेश्चंस बनते हैं। इस रिपोर्ट में आवास संरक्षण, सामुदायिक भागीदारी और वन्य जीव तस्करी व्यवधान को संबोधित कर गेंडों की सुरक्षा के लिए एक समग्र रणनीति लागू करने की सिफारिश की गई है। तो जो भी मैंने आपको यहाँ पे टर्म्स बताए वो आपको याद रखने होंगे, फुल फॉर्म और डेट्स वगैरह। अगला है स्वाति नायक से जुड़ा हुआ सवाल कि स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 जो है वो दिया गया। अब इनके स्वाति नायक के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं और ये अवार्ड क्या है एक बार उसको भी जान लेते हैं, राइट। स्वाति नायक को कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए चुना गया। यानी कि स्वाति नायक ने फार्मिंग और फर्टिलाइजेशन के क्षेत्र में बहुत अपना जो है योगदान, उन्होंने काफ़ी रिसर्च वर्क और उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की है जिसको लेकर उन्हें ये अवार्ड दिया गया। स्वाति अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में बीज प्रणाली और उत्पाद प्रबंधन की दक्षिण एशिया प्रमुख हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये जो है मैंने आपको यहाँ पर जो IRR की आई की फुल फॉर्म आप लोग याद रखें, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें ये जो है सीड से रिलेटेड स्टडी करती हैं और इसमें ये दक्षिण एशिया की जो है प्रमुख है यानी कि वहाँ पर सुपरवाइज करती हैं। ये पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की स्मृति के कृषि
और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में काम करने वाले 40 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। यानी कि जो हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता थे और वो ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी काफ़ी हद तक जो है रोल था, उनका नाम था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। उन्हीं की याद में ये अवार्ड जो है हर साल दिया जाता है। और ऐसे रिसर्चर्स को, ऐसे साइंटिस्ट को जो 40 वर्ष से कम है और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में जो है वो काम लगातार कर रहे हैं, तो उसी रिगार्डिंग इनको जो है ये अवार्ड दिया गया 2023 में। अगला है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को वैश्विक मान्यता प्रदान की गई। नेशनल मेडिकल कमीशन, ये आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग। भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी ने 10 वर्षों के उल्लेखनीय कार्यकाल के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन यानी कि WFME, ठीक है, फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन द्वारा हाल ही में मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल बन सकता है कि किसको मान्यता प्राप्त हुई है, किसके द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। और इस मान्यता के भाग के रूप में भारत में सभी 706 मौजूदा मेडिकल कॉलेजों को WFME से मान्यता प्राप्त जो है वो हो जाएगी। इसके बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छी से नॉलेज मिल जाए और आप लोग इसके बारे में जान पाएं। आगामी 10 वर्षों में स्थापित होने वाले नए मेडिकल कॉलेज और स्वतः WFME से मान्यता प्राप्त हो जाए, यानी कि हमारे आने वाले 10 सालों में जितने भी बनने वाले या स्टार्ट होने वाले मेडिकल कॉलेज होंगे वो ऑटोमेटिकली ही WFME से जो है एफिलिएटेड हो जाएंगे। ये भारतीय मेडिकल कॉलेजों और पेशेवरों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देगा और उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। तो डेफिनेटली उनकी जो मान्यता होगी वो बढ़ेगी और उनकी रेपुटेशन बढ़ेगी, उन कॉलेजेस का स्ट्रक्चर अच्छा होगा उनको, क्योंकि एक अच्छे लेवल पे मान्यता प्राप्त हो जाएगी तो डेफिनेटली वहाँ पे हर चीज़ में जो है सुधार आता जाएगा। भारतीय मेडिकल स्नातक अब अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में स्नातकोत्तर और अभ्यास भी कर सकते हैं। यानी कि जो यहाँ से बच्चे ग्रेजुएशन करके जाएंगे मेडिकल फील्ड में, वो अब अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में, इन बड़े बड़े देशों में, इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में मास्टर्स कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं मेडिकल लाइन में। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि इंडिया के कुछ इंस्टीट्यूट्स को बाहर मान्यता प्राप्त नहीं होती है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो अब वो प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली है। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक वैश्विक संगठन है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि NMC भारत का प्रमुख नियामक निकाय है जो चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास का निरीक्षण करता है। ठीक है, यानी कि NMC जो है वो इंडिया का मोस्ट पॉपुलर नियामक निकाय है जो मेडिकल एजुकेशन को लेकर प्रैक्टिस करता है और उसका निरीक्षण भी करता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की स्थापना ये कब की गई? ये 2023 में की गई। भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में 21 सितंबर 2023 को नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की। यानी कि जैसा हम सब लोग जानते हैं कि हर फील्ड में नेशनल अवार्ड्स जो है वो दिए जाते हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा हर साल, लेकिन इस बार जो है 2023 में सितंबर में 21 सितंबर को विज्ञान पुरस्कार जो है हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए। इन्हें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है कहा जाएगा। इस पुरस्कार की स्थापना के साथ ही पहले से विभिन्न विज्ञान विभागों द्वारा दिए जाने वाले लगभग 300 पुरस्कार को रद्द कर दिया गया। ठीक है, यानी कि अब केवल विज्ञान में ये वाला पुरस्कार दिया जाएगा, जिसके बदले अलग अलग विभाग द्वारा लगभग 300 तरह के पुरस्कार दिए जाते थे जिनको जो है रद्द कर दिया गया और उसके बदले केवल राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ही दिया जाएगा। यह पुरस्कार वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और आविष्कारकों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला है। राइट, पुरस्कार के अंतर्गत 4 श्रेणियां होंगी, यानी कि 4 कैटेगरीज होंगी इस अवार्ड के अंदर, जिसमें कि नाम होगा विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को पद्म पुरस्कार हमारी गवर्नमेंट देती है, मतलब जिन लोगों को भी देती है, तो उसमें भी 3 कैटेगरीज आती हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। सेम उसी तरह से इसमें 4 कैटेगरीज कर दी हैं विज्ञान पुरस्कार में, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। ठीक है, इन पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रतिवर्ष 14 जनवरी से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
28 फरवरी के बीच आमंत्रित किए जाएंगे। यानी कि हर साल इन अवार्ड्स का नॉमिनेशन या नेम कॉल कब किया जाएगा, 14 जनवरी से 28 फरवरी के बीच कभी भी। इन पुरस्कारों की घोषणा 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर की जाएगी। और इनकी घोषणा कब की जाएगी, जो हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे होता है वो 11 मई को होता है, तब उस पर घोषणा जो है वो की जाएगी। यानी कि 14 से 28 तक आप नॉमिनेट कर पाएंगे और 11 मई को जो है फाइनल घोषणा हो जाएगी। और पुरस्कार वितरण समारोह कब हुआ करेगा, हमारे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। यानी कि हमारा जो नेशनल स्पेस डे जिसे हम बोलते हैं वो 23 अगस्त को होता है, उसी दिन इसको जो है पुरस्कार वितरण किया जाएगा। और राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 13 क्षेत्रों में दिए जाएंगे। यानी कि इन लोगों ने अपनी 13 कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि इन कैटेगरीज में हम लोग जो है अपना जो है साइंस अवार्ड ये जो है देने वाले हैं। उसमें हो सकता है कि आपकी स्पेस से रिलेटेड हो, उसमें आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, जैसे उसमें एरो स्पेस आ जाएगा, एरो इंजीनियरिंग आ जाएगा, आपका कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे आगे हमारी कंट्री को डेवलप करने में मदद करिए। इस तरह से 13 कैटेगरीज हैं और उन्हीं में ये अवार्ड जो है वो दिए जाने वाले हैं। अभिनेता सुरेश गोपी सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष जो है नामित कर दिए गए हैं। अभिनेता सुरेश गोपी हैं, जिनकी मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ये सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन। सत्यजीत रे बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं हमारे बॉलीवुड से जुड़े हुए, इनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, और क्योंकि इनको ऑस्कर भी मिला हुआ है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का इनको अध्यक्ष और इसके गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में 22 सितंबर 2023 को जो है नामित किया गया। तो यहाँ पे सवाल ऐसा बन सकता है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इसमें आपको सुरेश गोपी का नाम जो है टिक करना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा। सुरेश गोपी मलयालम सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये मलयालम सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता हैं और उन्होंने तमिल में काम किया है, तेलुगु में काम किया और कन्नड़ फिल्मों में भी काम जो है किया है। गोपी को फिल्म कल्याटम के लिए 1997 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान कोलकाता में स्थित एक चलचित्र संस्थान है, यानी कि एक फिल्म ऑर्गेनाइजेशन है। और ये कहाँ पर है, ये कोलकाता में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1995 में की गई थी, यानी कि 1995 में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है की गई थी। भरतनाट्यम नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन का निधन। हमारी काफ़ी पॉपुलर भरतनाट्यम डांसर थी, इनका नाम था सरोजा वैद्यनाथन। इनका जो है निधन हो गया 21 सितंबर को। भरतनाट्यम की ये डांसर थी और ये नई दिल्ली में थी जब इनका निधन हुआ। उनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 1937 में हुआ था। 1937 में बेलारी जो कि कर्नाटक में स्थित है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। शास्त्रीय नृत्यांगना सरोजा को वर्ष 2002 में पद्मश्री और वर्ष 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, राइट। तो इनसे, क्योंकि इनको पद्मश्री पद्म भूषण जैसे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, तो इनसे सवाल बन सकता है कि हाल ही में किस भरतनाट्यम डांसर का निधन हुआ। तो उनको आपको एक बार देखना पड़ेगा यह कब हुआ, 21 सितंबर को हुआ। और इनको पद्मश्री और पद्म भूषण भी जो है 2002 और 2013 में क्रमशः मिल चुके हैं। सरोजा ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शास्त्रीय नृत्य विद्यालय गणेश नाट्यालय की स्थापना की थी। यानी कि इन्होंने एक डांस स्कूल खोला था जिसका नाम था गणेश नाट्यालय। इससे भी सवाल बन सकता है कि हमारी जो भरतनाट्यम डांसर थी सरोजा, उनका डांस स्कूल था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम है गणेश नाट्यालय, ठीक है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं सहित पौराणिक कथाओं और सामाजिक विषयों पर आधारित कई नृत्य नाटकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया था। इसका मतलब है कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो आज हमारे बीच में है नहीं, इन्होंने उनकी भी कविताओं पर और कुछ ऐसी पौराणिक कथाओं पर या कुछ ऐसे सामाजिक विषयों पर जैसे सोशल इश्यूज हो जाते हैं, उन पर इस तरह से इन्होंने नाटक भी जो है इंटरनेशनल लेवल पर प्रस्तुत किए हैं। वैद्यनाथन को दिल्ली सरकार के साहित्य कला परिषद सम्मान और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। यानी कि इन्हें बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड जो है इंडियन गवर्नमेंट ने दिए हैं। वैद्यनाथन को वर्ष 2006 में भारत कला सुधार यानी कि प्यूरीफायर ऑफ इंडियन आर्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया।
सरोजा वैद्यनाथन ने भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत पर कई किताबें लिखी हैं, जिसमें से एक है द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, भरतनाट्यम, इन डेप्थ स्टडी, कर्नाटक संगीत और द साइंस ऑफ भरतनाट्यम शामिल। तो सवाल इसमें से भी आ सकता है कि किसी एक बुक का नाम देकर पूछ लें कि ये किसने लिखी है, तो जी सरोजा वैद्यनाथन की कुछ एक बुक्स का नाम है जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, राइट। अगला है नुआखाई उत्सव 2023। तो नुआखाई उत्सव क्या है, एक बार इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पारंपरिक नुआखाई उत्सव उड़ीसा में 20 सितंबर 2023 को मनाया गया। ये पारंपरिक रूप से गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है, यानी कि गणेश चतुर्थी तो खैर उड़ीसा में नहीं मनाते, यूजुअली महाराष्ट्र में या उज्जैन में मनाते हैं, लेकिन उसके अगले दिन ही ये नुआखाई उत्सव जो है ये पारंपरिक तौर पे पड़ता है और इसको उड़ीसा में लोग मनाते हैं। ये त्यौहार पश्चिमी उड़ीसा और झारखंड के सिमडेगा जैसे पड़ोसी क्षेत्रों में विशेष महत्व रखता है, ठीक है। यानी कि उड़ीसा और झारखंड साइड का जो एरिया है वहाँ पर इस फेस्टिवल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नुआखाई राज्य में एक वार्षिक फसल उत्सव है जो नए चावल के मौसम के आगमन का प्रतीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि बैसाखी भी इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि एक नई फसल शुरू होने वाली है, लोग बैसाखी मनाते हैं। तो उसी तरह से उड़ीसा में नुआखाई उत्सव जो है वो मनाया जाता है। नुआ शब्द का अर्थ होता है नया और खाई का अर्थ होता है भोजन। तो नुआ खाई का यहाँ पे मतलब हो गया है कि जब हम एक नया भोजन हम बना रहे हैं, यानी कि फसल नई शुरू हो रही है, तो उसी से नुआ खाई शब्द जो है वो लिया गया है। नुआ खाई का मुख्य आकर्षण चावल की पहली फसल है, ठीक है, जिसे नबन्ना के नाम से जाना जाता है, जिसकी इस उत्सव में केंद्रीय भूमिका है। यानी कि नुआखाई यानी कि जो फेस्टिवल है इसमें जो मेन एलिमेंट होता है जो या मेन फसल जिसके लिए ये त्योहार मनाया जाता है वो चावल के लिए मनाया जाता है, जिसे वहाँ पर लोग नबन्ना के नाम से भी जानते हैं। नुआखाई के दौरान क्षेत्र के लोग उत्कृष्ट फसल, पर्याप्त वर्षा एवं कृषि हेतु अच्छे मौसम के लिए अपने देवी देवताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यानी कि वहाँ के लोग इस त्यौहार को इस तरह से मनाते हैं कि वो नई फसलों के लिए अपने भगवान के लिए थैंकफुल होते हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और इसी तरह से वो अपने इस पूरे फेस्टिवल को मनाकर एंजॉय करते हैं। क्रिकेटर दीपक चाहर ने नया ब्रांड लॉन्च किया था जिसका नाम था D9 स्पोर्ट्स। तो इसमें सवाल ये बन सकता है कि D9 स्पोर्ट्स किसने लॉन्च किया, तो क्रिकेटर दीपक चाहर ने किया है। यह सवाल बन सकता है कि दीपक चाहर ने किस ब्रांड की शुरुआत की, तो यहाँ पर आपको D9 स्पोर्ट्स याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये दो तरह से सवाल बन सकता है इसमें। D9 स्पोर्ट्स में क्रिकेट के लिए जूते, कपड़े और सहायक उपकरण आदि जैसे उत्पादों के लिए लगभग 2.5 करोड़ का निवेश जो है वो किया जाएगा। D9 स्पोर्ट्स का उद्देश्य क्या है, केवल उत्पादन करना नहीं है बल्कि प्रतिभा का पोषण करना और सभी स्तरों पर क्रिकेट को सपोर्ट करना। यानी कि इसका उद्देश्य केवल सिर्फ बिजनेस चलाना नहीं है या सिर्फ प्रोडक्शन करना नहीं है, इनका उद्देश्य ये भी है कि हर लेवल पर क्रिकेट को सपोर्ट किया जाए, राइट। इस ब्रांड के तहत पेशेवर क्रिकेटरों सहित खिलाड़ियों की ज़रूरतों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यानी कि इस ब्रांड में जो भी चीज़ें जो है प्रोड्यूस की गई हैं, जो भी चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं वो इस हिसाब से डिज़ाइन की गई हैं कि हर तरीके के क्रिकेटर को के हिसाब से वो बेनिफिशियल हो। यानी कि किसी भी केवल एक क्रिकेटर को देख के इसमें ध्यान में रख के नहीं बनाई गई चीज़ें, मतलब कई अलग अलग तरीके के क्रिकेटर होते हैं, उनकी अलग अलग डिमांड्स होती हैं, हर तरीके के यहाँ पे जो है डिमांड्स को पूरा करा गया है। ब्रांड के प्रमुख उत्पादों में से एक है D9 विओलिव वे प्रोटीन सप्लीमेंट भी है। इसकी एक खुराक में 24 ग्राम वे प्रोटीन होता है। ये ब्रांड उभरते फर्स्ट क्लास क्रिकेटरों को और पूर्ववर्ती सीजन में IPL खिलाड़ियों को स्पॉन्सर कर चुका है और इसने आगामी सीजन में अपना सपोर्ट बढ़ाने की योजना बनाई। यानी कि इनका ये प्लानिंग है कि आने वाले सीजन में जो है इसका हम ये बिजनेस भी जो है अच्छे से ग्रो करेंगे। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने नई मिड कैंप फंड लॉन्च किया है। तो हमारी इंडियन जो है ये इंश्योरेंस कंपनी है भारतीय एक्सा, इन्होंने मिड कैंप फंड लॉन्च किया। इंश्योरेंस प्रोवाइडर भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने 18 सितंबर 2023 को अपनी नई फंड पेशकश यानी कि NFO न्यू फंड पेशकश में भी यहाँ पे आउटपुट होगा, इमर्जिंग इक्विटी फंड को लॉन्च किया है। ये फंड भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस द्वारा लॉन्च किया गया पहला मिड कैंप फंड है। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि
भारतीय एक्सा या कि मिड कैप फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये भारतीय एक्सा के द्वारा लॉन्च किया गया, राइट। या कब लॉन्च किया, तो आपको डेट याद रखनी पड़ेगी। मिड कैप फंड्स म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है, ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। इस फंड का उद्देश्य मिड कैप कंपनियों के पोर्टफोलियो में निवेश के माध्यम से लॉन्ग टर्म में लाभ जो है अर्जित करना है। यानी कि इनका जो टारगेट है वो ये है कि मिड कैप कंपनियां जो हैं उनके पोर्टफोलियो में निवेश के माध्यम से एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जो है अर्जित करें। एक्सा एक फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय बीमा कंपनी है, यानी कि एक एमएनसी कंपनी है फ्रांसीसी, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, ये निवेश प्रबंधन और अन्य वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करता है। भारतीय दूरसंचार, कृषि व्यवसाय और रिटेल सेक्टर के काम करने वाले भारत के लैंडिंग बिजनेस समूह में से एक है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में भारती की 51% और एक्सा की 49% की हिस्सेदारी, यानी कि दो कंपनियों को मर्ज करके बना है। एक्सा जो है वो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, भारती जो है वो इंडियन है। तो इसमें भारती मतलब ये किसी का नाम नहीं बोल रही, ये एक इंडियन कंपनी है। तो इसमें भारती की इक्विटी जो है वो 51 है, 49 की इक्विटी जो है वो 14 सॉरी एक्सा की जो इसमें इक्विटी है वो 49 है। तो इस तरह से ये जो है पूरा प्रोसेस है। तो इसके साथ ये भारतीय एक्सा के साथ हम लोगों ने आज की इस क्लास को यहाँ पर ख़त्म कर दिया। सितंबर के मैंने आप लोगों को सारे करंट अफेयर्स पढ़ा दिए हैं और इसमें से आप लोगों को देखना होगा कि क्या क्या इसमें से क्वेश्चंस बन रहे हैं, राइट। तो आप लोग उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। आप लोगों को भी पढ़ते पढ़ते पता चल गया होगा कि या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें कि किस तरह का कंटेंट जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है या कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं आप लोगों को अभी तक जो भी मैंने मई टू सितंबर करंट अफेयर पढ़ाए हैं वो आप लोग एक बार अच्छे से देखें और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फैक्ट्स विद रीजंस एक बार उनको अपने डायरी में नोट डाउन कर लें कि क्या इवेंट हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, किसने ऑर्गेनाइज किया या किसकी डेथ हुई, किसको अवार्ड्स मिले, ये आप लोग अच्छे से याद रखें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप यू आर डूइंग वेल विद योर स्टडीज़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अक्टूबर के करेंट अफेयर्स। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए शिक्षा कुल क्लासेस।